चलिए बच्चों, अकाउंट्स के बेसिक्स को समझते हैं और अपनी फाउंडेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। शुरुआत करते हैं हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। अब किसी का भी ऑब्वियसली हम कुछ भी पढ़ते हैं, किसी का भी नाम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले क्यूरियोसिटी इसी चीज़ की होती है कि यार इसका मतलब क्या है। कल मेरे पास एक पर्सन आए, उन पर्सन से मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया, तो मेरे इमिडिएटली जो रिस्पॉन्स आया ना मेरी तरफ से वो ये आया कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है। वैसे ही अगर हम अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स को पढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ये समझिए कि आपको ज़ीरो नॉलेज है, ताकि अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप ऊपर जा सके, और अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है तो आप मिडल तक आ सके आराम से। तो सबसे पहले अकाउंट्स का मतलब ही समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, मतलब एक सिस्टम के हिसाब से प्रोसेस चलता है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इनेबलिंग स्टेक होल्डर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। अब इसके एक एक पार्ट को, एक एक वर्ड को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग एक वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी कर दिया और वो अकाउंट्स बन गया, नहीं। एक सिस्टम है, एक पूरा फ्लो चार्ट है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो एक फ्लो चार्ट, एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो है वो निकल कर आती है। अब क्या है वो सिस्टम? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। चलिए इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब मैं बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करूँगी। मेरे पापा की ये शॉप है, मैं अपने पापा से ही शुरू करती हूँ। चलिए, तो ये मेरे पापा की शॉप है, हम एक शॉप बना देते हैं। तो ये हमारे पिताजी की एक शॉप है, हालांकि घर की तरह उसको मैंने बना दिया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये मेरे पापा की शॉप है, ये मेरे पापा जी है, और ये कस्टमर्स है, ठीक है। मेरे ओब्वियसली शॉप चलाते हैं तो पापा किसी से सामान भी लेते होंगे, ठीक है ना। ये मैंने दो पार्टीज बना दी, ये है कस्टमर्स और ये कौन है? सप्लायर। ये नाम तो आपने सुन ही रखे होंगे। कस्टमर जिनको माल बेचा जाता है, ठीक है ना। गुड्स, माल का मतलब गुड्स, सामान। अकाउंट्स की लैंग्वेज में सामान को गुड्स बोला जाता है। गुड्स आर सोल्ड, गुड्स को बेचा जा रहा है। दुकान है, कस्टमर आएंगे, कस्टमर को माल बेचा जा रहा है। सप्लायर, सप्लाई मतलब जो सप्लाई करते हैं, जिनसे पापा सामान लेके आते हैं, ठीक है ना। तो गुड्स आर परचेज्ड। अब यहाँ पे सामान आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे सामान जा रहा है, ठीक है। तो अब पापा की दुकान है, ऑब्वियस सी बात है कि जब माल परचेज करते होंगे तो पापा इकट्ठा इकट्ठा माल परचेज करते होंगे। लेकिन रिटेल शॉप लगा लेते हैं कि पापा की रिटेल शॉप है, लेकिन जो कस्टमर है वो छोटे छोटे क्वांटिटी में आता है कि किसी ने 200 का माल ले लिया, किसी ने 300 का माल ले लिया, किसी ने 500 रुपये का माल ले लिया। तो मेरे पापा ने क्या किया, मैं उस टाइम मतलब मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल लेवल पे जा रही हूँ पहले, कि मेरे पापा ने क्या कर रखा है, मेरे पापा ने एक नोटबुक बना रखी है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक से लेवल से चल रही हूँ मैं। नोटबुक बना रखी है जिस पे पापा ने लिखा कि भाई आज लेट सपोज आज डेट है 2 अप्रैल, ठीक है ना। तो पापा ने लिखा है कि परचेज मैंने किया है 2 अप्रैल को, माल परचेज हुआ है 50,000 का, और सेल की थी। जैसे ही एक सेल हुई पापा ने लिख दिया, नोट डाउन कर दिया कि देखिए जो 500 रुपये की सेल हुई है। फिर थोड़ी देर बाद कस्टमर दोबारा आया, कोई और कस्टमर आया, उसने दोबारा से हमारी सेल करवाई, ठीक है ना। तीसरा कस्टमर आया, उसने दोबारा से सेल करवाई और 1200 रुपये का वो सामान ले गया। फिर दोबारा से कोई कस्टमर आया, उसने जो है वो 2000 का सामान ले लिया। तो पापा ने क्या किया, पापा ने ये सारी की सारी सेल जो है वो एक बही खाते पे, एक नोटबुक पे लिख दी, ठीक है। अभी इस स्टेप को जहाँ पे पापा क्या कर रहे हैं, पापा चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे पापा जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती है। देखिए नाम से पता लग रहा है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब जिसमें मनी या एसेट्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। मैंने माल बेचा, मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैंने एक माल बेचा, सामने वाले ने उसके बदले में मुझे कुछ और माल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो बायर और सेलर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब जो भी एक जना दूसरे को देता है और दूसरा जना पहले को उसके रिटर्न में कुछ देता है, मतलब लेन देन,
ठीक है ना। ट्रांजैक्शन मतलब लेना देना, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज भी करना। तो जब बायर और सेलर आपस में कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स का हो, जिसके बदले में या तो पैसे मिल रहे हैं या फिर कोई एसेट्स मिल रहा है, तो उसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोला जाता है। फाइनेंशियल मतलब पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है ना, और ट्रांजैक्शन मतलब लेना देना, बायर और सेलर के बीच में जब लेना देना होता है और उस लेन देन के बीच में पैसे इन्वॉल्व ज़रूर हो, तो उसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम कहते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पापा ने यहाँ पे क्या किया, मेरे पापा ने बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन थी, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी, वो सारी की सारी यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे मेरे पापा ने क्या किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। अब क्या हुआ कि पापा ने सारा का सारा रिकॉर्ड कर दिया। अब रात हो गई, ठीक है ना। मेरे पापा ऐसे करते थे, मतलब अब तो मेरे पापा ने दुकान छोड़ दी है, लेकिन पापा ऐसे करते थे। और जब भी हम अपने मामा घर जाते तो मेरे मामा भी ऐसे ही करते थे। मामा क्या करते थे, मामा मतलब थोड़े से और एडवांस थे। तो मामा जी क्या करते थे मेरे, कि पूरे दिन में सारा का सारा लिखा, रात में बैठते थे, 1 घंटा बैठते थे प्रॉपर। 1 घंटा बैठ के वो अपना पूरा का पूरा क्या करते थे, क्लासीफाई करते थे। यहाँ पे अब क्या आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा। क्लासिफिकेशन मतलब कि मामा जी क्या करते थे, हिसाब लगाते थे कि अभी तक, लेट सपोज कि मार्च ख़त्म हो गया, 31 मार्च, मैंने 2 अप्रैल को वो रिकॉर्डिंग की, तो मामा जी ने क्या किया, 31 मार्च तक की। 31 मार्च हमें सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है। तो मामा जी ने क्या किया, मामा जी पूरा का पूरा महीने का हिसाब लगा रहे हैं कि मार्च मंथ में कितनी परचेजेज हुई है। तो मामा जी ने क्या किया, अपनी वो नोटबुक उठाई जिसमें परचेज हुई थी, फिर सेल हुई थी, फिर सेल हुई थी, फिर दोबारा से परचेज हुई थी किसी दिन पे, फिर दोबारा से सेल हुई थी। अभी मैं शॉर्ट रख रही हूँ, मैं सिर्फ परचेज और सेल की लेन देन ही कर रही हूँ। फिर दोबारा से सेल हुई थी, फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा से माल परचेज करना होता है। तो मेरे मामा जी ने क्या किया, सारी की सारी परचेज वाली ट्रांजेक्शन्स को अलग निकाला। अलग निकालने का मतलब कि उस नोटबुक में जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ है, उसमें से परचेज वाली ट्रांजैक्शन को अलग उठाया और अलग उठा के देखा कि पूरे मार्च मंथ में कितनी परचेजेस मैंने की है। तो महीने में मामा जी ने ऑब्जर्व किया कि हाँ, मेरा जो माल परचेज मैंने किया है वो 2 लाख रुपए का किया है, ठीक है ना। फिर मामा जी ने क्या किया, मामा जी अब सेल की तरफ चलते हैं। मामा जी ने कहा कि अब सेल देखते हैं, सेल कितने की हुई है। तो मामा जी ने क्या किया, सारी की सारी सेल की ट्रांजेक्शन्स को अलग से लिख दिया, ठीक है ना। तो अलग से इनको छाट दिया, ये छाटना, ये मामा जी छाट रहे हैं। तो जो छाटने वाला काम है ना, ये क्लासिफिकेशन का काम है। तो ये क्या हो रहा है, चलिए लेट सपोज कि मामा जी ने जो है वो सेल वाली ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई कर दिया कि हाँ ये है मेरी सेल वाली ट्रांजेक्शन। तो देखने से क्या पता लगा कि इस महीने में जो माल मेरा बिका है वो 3 लाख रुपए बिके हैं। ऑब्वियसली इसमें मुनाफा भी होगा, ठीक है ना। परचेज की थी 2 लाख रुपए की, सेल हुई है 3 लाख रुपए की। तो मामा जी को पता लग गया कि अच्छा यार, मार्च महीना तो अच्छा गया है, मोटा मोटा मेरा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए का हो गया है। तो पापा जी का एग्जाम्पल लूँ या मामा जी का एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे क्या हुई थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ अगले स्टेप पे, कि वो उस नोटबुक में से सारे के सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके छाटा गया। परचेज की अलग किया गया, सेल की अलग किया गया, और उसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया गया, ठीक है ना। पहले के लोग तो मुंहजबानी कर देते थे, लेकिन चलो आज के ज़माने में भी थोड़ा ले आते हैं तो कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद क्या पता लगा कि पूरे महीने की परचेज इतनी थी, पूरे महीने की सेल इतनी थी और प्रॉफिट इतना था। तो इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं समराइजेशन। कि समराइज कर दिया मामा जी ने, सारी के सारी ट्रांजैक्शन को समराइज कर दिया। पहले सारा का सारा रिकॉर्ड किया, फिर उस रिकॉर्डिंग में से अलग अलग चीज़ों को छाट लिया, ठीक है ना। जैसे हम लोग अपना अगर कपबोर्ड भी सेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करती हूँ, टॉप की सारी एक लाइन बना लेती हूँ, कुर्तीज़ की सारी एक लाइन बना लेती हूँ, जीन्स की सारी एक लाइन बना लेती हूँ। इस तरीके से क्लासिफिकेशन चलती है, ठीक है ना। और क्लासिफिकेशन करने के बाद सबकी अलग अलग ढेरियाँ बना दी मैंने, और ढेरी बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसको अपना कैलकुलेट किया, अच्छा मेरे पास कितने टॉप है, 5 टॉप है, समराइजेशन कर दिया मैंने, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, समराइजेशन करना,
जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको समराइज करके बता दिया, और समराइज करने से ये पता लगता है कि वेदर द बिजनेस इज इन द प्रॉफिटेबल सिचुएशन और इज इन द लॉसेस सिचुएशन, ठीक है ना। अब ये समराइजेशन करने के बाद मेरे मामा जी को पता लग गया कि भाई हाँ बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया कि यार अब जो है वो अप्रैल मंथ से हम और अच्छा काम करेंगे, हम इधर एडवर्टीजमेंट करेंगे, हम उधर एडवर्टीजमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस तरीके से मामा जी ने जो है वो और माइंड में थॉट लेके आए, क्योंकि अब उनके अंदर वो आ चुका है कि मुझे बिजनेस को और आगे लेके जाना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है, ये तो हो गया कि एक दुकान है, दुकान में ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो आसानी से उसको नोटबुक पे लिखा भी जा सकता है और उसको समराइज़ भी किया जा सकता है। लेकिन जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं, आजकल के बिजनेसेस की, जो कि बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक ही दिन में 100 150 200 ट्रांजैक्शन एक ही दिन में हो जाती है। तो आजकल क्या यूज़ किया जाता है, आजकल यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर्स का। अब आजकल वो वाला टाइम चला गया जब नोटबुक पे लिख रहे हैं हमारे मामा जी, हमारे पापा जी लिख रहे हैं इतने की सेल हुई, इतने की परचेज हुई, नहीं, वो ज़माना गया। अब क्या होता है कि उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो है वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमनली सॉफ्टवेयर टैली, ठीक है ना। मार्केट में बहुत सारे हैं, टैली है, जोहो है, ईआरपी है, ठीक है ना। ईआरपी थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, जोहो, टैली, ठीक है। देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर। तो मैं टैली का एग्जांपल लेती हूँ कि टैली का नाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, भले आपने यूज़ ना किया हो बट सुना होगा। तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है और वो अपने आप ही क्लासीफाई करके समराइज करके दे देता है, सब कुछ रिजल्ट दे देता है। आपको बस क्या करना है, आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करेक्टली रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो अब मैं हूँ, ठीक है ना, मैं आप अपना एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरा बिजनेस है, ठीक है ना। ये मेरा बिजनेस है, अब मेरा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अब मैं अपनी ट्रांजैक्शन को खुद तो रिकॉर्ड करूँगी नहीं, तो मैंने क्या किया, अपने बिजनेस में बिठा दिया एक अकाउंटेंट साहब को, जिनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की नॉलेज थी, जिनको पता है सेल क्या होता है, सेल की एंट्री क्या होती है, परचेज की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एंटिटी किसे कहते हैं, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, सब कुछ जिन्हें नॉलेज है, ठीक है। तो मैंने उनको बिठा दिया। अब उनके पास ना दिन के 150 से 200 बिल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, रिसिप्ट्स आ रही है, बिल्स आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई भी खर्चा हुआ है उसका बिल आ रहा है, परचेज हो रहा है उसका बिल आ रहा है, कुछ सेल की है तो उसकी जो इन्वॉइसेस जनरेट हुए हैं वो सब कुछ इनके पास आ रहा है। बिल्स लगा लो, इन्वॉइसेस लगा लो, रिसिप्ट्स लगा लो, सब कुछ, ठीक है ना। इन्वॉइस मतलब बिल, एक तरीके से बिल ही, ठीक है ना। बट देर इज़ अ डिफरेंस, बट मैं बताऊँगी कि अभी वो क्या होता है, लेकिन अभी हम बिल्कुल ही शॉर्ट लेवल पे चल रहे हैं। तो अकाउंटेंट साहब जी क्या करते हैं, अकाउंटेंट साहब जी जो है टैली को ओपन करते हैं और टैली को ओपन करके उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। कि पहली सेल की तो उन्होंने सेल की एंट्री पास कर दी, उन्होंने फिर क्या किया, परचेज़ का उनके सामने बिल आया तो परचेज़ की एंट्री पास कर दी। अभी मैं एंट्री नहीं बता रही आपको एंट्री किया है, अभी मैं आपको अकाउंटिंग का मतलब ही समझा रही हूँ। क्योंकि आपसे अगर कल को कोई भी जाके पूछे, हाँ भाई अकाउंटिंग का मतलब बता, आप ऐसे चुप, यार तो जनरल एंट्री पूछ ले मेरे से, लेकिन अकाउंटिंग क्या होती है वो नहीं पता, ठीक है ना। अब मैं सीए हूँ और आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे मेरे को अकाउंट सब कुछ आता है, लेकिन अगर मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री ही ना समझा पाऊँ और अकाउंटिंग का मतलब ही ना बता पाऊँ तो इस सीए का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो जब भी आप पढ़े हमेशा समझ के पढ़िए, क्योंकि जब भी आप समझते हो ना तो उसको बहुत आगे तक लेके जा सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो योर फ्यूचर। मैंने जब सीए में एंट्री ली थी ना तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं एजुकेटर बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी, मेरा यही मकसद था यार सीए करते हैं अपना, किसी कंपनी में किसी फर्म में जाके काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी उस जर्नी को कंटिन्यू किया, देन आई रियलाइज्ड कि यार मेरी सही जगह फर्म्स में, कॉरपोरेट्स में नहीं है, मेरी सही जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है, जहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ और उन्हें पढ़ा सकती हूँ। जिस तरीके से सेल की एंट्री डाली है, परचेज़ की एंट्री डाली है, वैसे ही बाकी खर्चों की भी एंट्रीज जो है वो इन्होंने डाल दी है। बस फिर क्या था, इन्होंने एंट्री डाली और सॉफ्टवेयर ने इनका काम आसान कर दिया। जैसे पहले के टाइम में कपड़े पूरे धोते थे, ठीक है ना, उसको पूरा निचोड़ते थे और सुखाते थे। आजकल क्या होता है, मशीन में डालो अपने आप धो धो के साफ़ हो के, आजकल तो सूख के भी आ जाते हैं, ठीक है ना।
तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ही काम आसान कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ता, अब हमें जो है वो सिर्फ डिसीजंस लेने होते हैं। तो हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, अकाउंटेंट साहब ने एंट्रीज पास कर दी है। एंट्री पास करने का मतलब कि उन्होंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है। रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोई पर्सन, ठीक है ना, मान लो मैंने क्या कहा कि मैं अब अकाउंटेंट साहब को बुलाया मैंने अपने ऑफिस में, ये मैं हूँ, ठीक है ना, और ये हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, मैंने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि इस मार्च महीने में, इस मार्च मंथ में कितनी परचेजेज हुई है टोटल। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैली ओपन की, अब वो रिकॉर्ड कर चुके हैं सारी चीज़ें, उन्होंने टैली में सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाला जो स्टेप होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड in the form of journal entries, ठीक है ना, जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब एक एग्जांपल देती हूँ चलिए, कि मैंने माल परचेज किया कैश में, ठीक है ना, अब माल परचेज किया मतलब मैंने माल को खरीदा, तो इसका मतलब कि मेरे बिजनेस में माल आया, गुड्स आए, तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि परचेज मेरे बिजनेस के बढ़ गए, ठीक है ना, ये है परचेज और ये है कैश, ठीक है ना। अब मैंने माल खरीदा, अब माल खरीदने से क्या हुआ, मेरे बिजनेस में स्टॉक तो बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया ना, पहले मेरे बिजनेस में कोई स्टॉक नहीं था, जीरो स्टॉक था, ठीक है ना, और मैंने क्या किया, अपने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए उसमें लाख रुपए डाल दिए, ठीक है ना। अब 1 लाख रुपए मेरे बिजनेस में पड़े हैं और परचेजेस कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या किया, पैसे देकर माल खरीदा, कितने का, 50,000 का माल खरीदा, ठीक है ना, तो मेरे बिजनेस में 50,000 रुपये का स्टॉक बढ़ गया और कैश 50,000 से कम हो गया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, वो दो जगह अफेक्ट करती है। अब यही चीज़ मैं अगर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर थोड़ा सा लूँ, तो मैंने माल खरीदा मिस्टर एक्स से, ठीक है ना, मैंने कैश में माल नहीं खरीदा, मैंने उधार पे माल खरीदा, तो मेरे बिजनेस में 50,000 का माल आ गया, मेरे परचेजेस बढ़ गए, लेकिन मेरी देनदारी भी तो बढ़ गई कि मुझे अभी मैंने नहीं दिया मिस्टर एक्स को पैसा, लेकिन इन द फ्यूचर तो मुझे पे करना है ना, तो मेरी देनदारी है, इट्स माई ऑब्लिगेशन, इट्स माई लाइबिलिटी कि मुझे मिस्टर एक्स को इन द फ्यूचर 50,000 रुपये देने हैं। तो वो जिसको मुझे पैसे देने हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, कि मिस्टर एक्स जो है वो मेरे क्रेडिटर है। तो बिजनेस में दो चेंजेस आए हैं, एक तो माल बढ़ गया है और दूसरा क्रेडिटर भी बढ़ गया है, कि अब मेरे पास जिनको पैसे मुझे देने हैं ना, उनकी लाइनें लगी हुई है, और उस लाइन में सबसे पहला इंसान कौन सा है, मिस्टर एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, फिर जर्नल एंट्री के बाद लेजर्स आते हैं। लेजर्स में क्या होता है, जैसे ही मैंने अकाउंटेंट साहब को बोला, मैंने कहा भाई कितनी परचेज हुई है, तो अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, टैली को ओपन करके उसमें परचेजेस का लेजर ओपन कर दिया। लेजर कौन सा ओपन किया, परचेजेस का। उस परचेजेस में सारा का सारा डेटा परचेजेस का है, कि कितना माल आया है, कितना माल जो है वो चला गया है, कितना माल वापस चला गया, कितना माल बिक गया है, कितना माल जो है वो कन्वर्ट हो गया फिनिश स्टॉक में, सब कुछ डिटेल्स जो है वो लेजर में लिखी हुई है, ठीक है ना। और एट दी एंड जो बैलेंसिंग फिगर आया, उससे हमारे अकाउंटेंट साहब ने मुझे बताया है कि दीपिका जी देखिए, इस मार्च महीने में जो परचेजेस हमने की है वो 10 लाख रुपए की है परचेजेस। मैंने कहा अच्छा ओके, 10 लाख रुपए की परचेज की है, अच्छा ये बताइए अकाउंटेंट साहब जी सेल कितने की है, ठीक है ना। तो अकाउंटेंट साहब ने फिर अपना टैली ओपन किया, और टैली ओपन करके उन्होंने क्या अपना ओपन किया, लेज़र। अब किसका लेज़र ओपन किया उन्होंने, सेल्स का लेज़र ओपन किया है। तो उन्होंने सेल्स का जैसे ही लेज़र ओपन किया, सेल्स के लेज़र में सारी की सारी डिटेल दे रखी है। अब ये लेज़र क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, कहाँ पे डेबिट, कहाँ पे क्या क्रेडिट है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे इन द कमिंग वीडियोस। लेकिन अभी के लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में लेके चल रही हूँ कि अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, सेल्स का लेज़र ओपन कर दिया। सेल्स का लेज़र जैसे ही उन्होंने ओपन किया तो वहाँ पे बहुत सारी डिटेल है, कितना माल बिक गया, कितना माल स्टॉक में अभी भी पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स का सबको डिटेल लिखी हुई है। और
इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया, उस बैलेंसिंग फिगर से अकाउंटेंट साहब ने हमें बताया कि दीपिका जी इस महीने हमें जो है वो 15 लाख रुपए की सेल हुई है। मैंने कहा अच्छा, परचेज हुई है 10 लाख की और सेल हुई है 15 लाख की, इसका मतलब मोटा मोटा प्रॉफिट 5 लाख का। अकाउंटेंट साहब कहते हैं नहीं दीपिका जी, नहीं, 5 लाख का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि बिजनेस को चलाने में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो उनको सैलरी भी देनी है, वर्कर्स रखे हैं तो उनको वेजेस भी देने हैं, ठीक है ना, प्रिंटिंग का खर्चा आता है, मशीन को चलाने का खर्चा आता है, सब कुछ बहुत सारे खर्चे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब कि बाकी खर्चे कितने हैं, कितने हैं बाकी खर्चे। फिर अकाउंटेंट साहब ने दोबारा से लेज़र खोला। अब किसका लेज़र खोला है, एक्सपेंसेस का, ठीक है ना। और उन्होंने एक्सपेंसेस की यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन है, और बैलेंसिंग फिगर से उन्हें पता लग गया कि दीपिका जी इस महीने जो है वो 3 लाख के एक्सपेंसेस हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि अच्छा, क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा नेट प्रॉफिट 2 लाख का है। अकाउंटेंट साहब ने कहा ये दीपिका जी, अब आप बोल सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो इस बिजनेस का 2 लाख रुपए है, लेकिन प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि आपको ये सारे के सारे पैसे हाथ में आ जाएंगे, अभी तो सरकार को भी देना बाकी है टैक्स, बट उसके ऊपर अब हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो अकाउंटेंट साहब ने पहले क्या किया था, अकाउंटेंट साहब ने पहले चीज़ों को रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करने के बाद टैली ने क्या किया, सॉफ्टवेयर ने क्या काम किया, सॉफ्टवेयर ने चीज़ों को अपने आप ही लेज़र में बना दिया। मतलब मैंने क्या किया एज एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, जनरल एंट्री बना दी, और जनरल एंट्री के बाद टैली ने उसका अपने आप ही लेज़र बना दिया। लेज़र अलग अलग बना दिए, परचेज का अलग है, सेल्स का अलग है। इट्स जस्ट लाइक अलग अलग नोटबुक मेरे पापा ने सेट कर रखी है, परचेज की अलग नोटबुक है, सेल्स की अलग नोटबुक है, और बाकी सारे खर्चों की एक अलग नोटबुक है। तो एक तरीके से लेज़र, ठीक है ना। और उस लेज़र में से अब इस लेज़र्स को क्या हम बोलते हैं, इस लेज़र्स को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई कर दिया है कि भाई ये परचेजेस का लेज़र है, यहाँ पे सारी की सारी आपको बस परचेजेस ही दिखेगी। ये सेल्स का लेज़र है, यहाँ पे आपको सिर्फ सेल्स की ही ट्रांजैक्शन दिखेगी। ये एक्सपेंसेस का है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सपेंसेस की ही ट्रांजैक्शन दिखेगी। तो इस तरीके से उन्होंने लेज़र बना दिया। किसने बनाया, टैली ने ऑटोमेटिकली बना दिया है। और उसके बाद जब यहाँ पे फाइनली निष्कर्ष आया कि 10 लाख रुपए की परचेज हुई है, तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, समराइजेशन। लेकिन सॉफ्टवेयर ने इतना काम आसान कर दिया है कि अकाउंटेंट साहब को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अकाउंटेंट साहब ने बस जनरल एंट्री डाली और अपने आप आउटपुट निकल के आ रहे हैं लेज़र्स का, और लेज़र्स के थ्रू जो है वो समराइजेशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो सेल्स की वैल्यू बताई गई है, ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन है। क्या है ये सारा का सारा, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे चीज़ों को क्लासीफाई किया गया है। अब 1 महीने का लगा लो या 1 साल का लगा लो, मान लो पिछले 1 साल से जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर मैं उनसे पूछूंगी ना भाई पूरे साल की सेल्स की ट्रांजैक्शन निकालो, अब क्या हुआ, बिजनेस में ऑडिटर साहब आ गए। ऑडिटर साहब जो है, ऑडिटर मतलब चेक कर रहा है वो मेरे अकाउंट्स को। तो ऑडिटर साहब ने कहा कि दीपिका जी एक काम कीजिए, अपने अकाउंटेंट को बुलाइए और उनको बोलिए कि पूरे साल का सेल्स का लेज़र लेके आए। तो वो पूरे साल का जब सेल्स का लेज़र लेके आया ना, तो वो बड़ी निगरानी से देख रहे, अच्छा ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी ट्रांजैक्शन है, और उसमें से जो जो ट्रांजैक्शन उन्हें सस्पिशियस लगेगी वो उन्हें हटा देंगे और मार्क कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ। इस स्टेप को बोलते हैं, जो कि टैली अपने आप ही हमें बना के दे देता है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम बोलते हैं समराइजेशन। और जब मेरे पास समराइज होकर इंफॉर्मेशन आई, तो मैंने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जाना कि हाँ मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं और प्रॉफिट को बढ़ाने की सोचूंगी, लेकिन अगर मुझे लॉसेस हो रहे हैं तो मैं देखूंगी कि क्या मैं ऐसा करूं कि अपने लॉसेस को कम करूं, ठीक है। चलिए हम बिल्कुल ही फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आई होप कि इतने एग्जाम्पल्स के बाद तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, पापा के लेवल पे रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, और अकाउंटेंट साहब के लेवल पे कितना रिकॉर्डिंग का लेवल होता है। क्लासीफाई भी करना सीख लिया और समराइजेशन भी करना सीख लिया। किसका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। इनेबलिंग स्टेक होल्डर्स, अब ये कौन होते हैं, स्टेक होल्डर मतलब ये लगा लीजिए मालिक।
आप अभी के लिए ये लगा लीजिए कि मालिक लोग होते हैं। अब मेरे पापा की शॉप थी, तो मेरे पापा उस शॉप के मालिक थे। अब मेरा बिजनेस था, मैंने अकाउंटेंट को बिठाया ज़रूर, लेकिन मालिक कौन है? मैं हूँ। और मैं क्या करूँगी? इनेबल मतलब अब मैं योग्य हो चुकी हूँ किस चीज़ की? टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि मैं एक डिसीजन ले सकती हूँ कि क्या मैं इस बिज़नेस को आगे रन करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। सो फटाफट से देखते हैं अब हम आगे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। बस अब क्या था, अब तो हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को एक बार दोबारा से बस रिव्यू करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी तक आपको सिखाया था कि रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजेशन होती है, बट मैं कहना चाहूँगी कि हर ग्रीन कलर का जो पतिया सी होती है वो धनिया नहीं होती है, उसमें से कुछ पुदीना भी होता है। ठीक है ना? ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो पाला पड़ता है वो अलग अलग क्लाइंट्स के साथ पड़ता है, किचन की आइटम्स के साथ पड़ता है। ऑब्वियसली आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है ना? अब मैं आपको अपने वर्किंग प्रोफेशनल का कोई भी एग्जाम्पल दूंगी तो मे भी आपको नहीं समझ में आएगा अभी। क्यों? क्योंकि अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे हो, अभी आपको उस लेवल तक पहुँचाना है। जैसे जैसे हमारी वीडियोज़ बनेगी ना, आपके सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आए जाएंगे जो आप कहोगे ओह ये अच्छे वाले एग्जाम्पल है, मतलब प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्पल। अभी मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल के समझा रही हूँ। ठीक है ना? तो जैसे हर ग्रीन पत्ती जो होती है वो धनिया नहीं होती है, उसमें से कुछ पुदीना भी होता है और कुछ बेकार तरीके की पत्तियाँ भी होती है। वैसे ही हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल लेती हूँ कि क्या हुआ कि मेरे बिजनेस में जैसे ही मुझे पता लगा हाँ भाई मेरे मुनाफा जो हुआ है वो 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने काम किया कि एक काम करो अकाउंटेंट साहब जी, आप हम क्या करते हैं, अब मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कुछ और लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो कुछ हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लेते हैं, कुछ वर्कर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, एक सुपरवाइज़र को अपॉइंट कर लेते हैं जो कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करेगा। और एम्प्लॉयज़ के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो लेट आते हैं तो उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं। और आजकल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, एम्प्लॉयज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स वगैरह भी देने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक एचआरए को अपॉइंट करते हैं जो कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए सोचेगा। ठीक है ना? अब आप देखोगे इन सब चीज़ों में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहाँ है? अगर मैं एम्प्लॉयज़ को क्या कहते हैं अपॉइंट कर रही हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना क्या, रीटा, दिया, शिल्पा और सीता जी को हमने जो है वो अपॉइंट कर दिया। ठीक है, जब उनको सैलरी देंगे तब की बात है, लेकिन क्या ये अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? नहीं। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक पॉलिसी बनाई है, क्या ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? नहीं। ठीक है ना? तो हमें क्या करना होता है, जितनी भी बिजनेस में घटनाएं घटित होती है हमने उसमें से देखना होता है कि इन सारी ट्रांजेक्शन में से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही हम लोग जो है वो रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में। जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया है, चाहे वो सैलरी, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो क्रेडिट में हो। अब मैंने उनको अपॉइंट किया अपने एम्प्लॉयज़ को, तो मैं जब उनको सैलरी पे करूँगी वो मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना? तो आइडेंटिफिकेशन, ओनली दोज इवेंट्स, सिर्फ वही घटनाएं या वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है। ठीक है ना? जो कि बिजनेस में पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है? मेजरमेंट, फिर हम देखेंगे कि क्या ये मनी की टर्म्स में मेजर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है ना? अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने अपॉइंटमेंट किया 4 एम्प्लॉयज़ का, अब मैं उसको नहीं क्वांटिफाई कर पा रही हूँ कि वो तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इतना इतना इनको इतनी इतनी सैलरी करूँगी, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कौन सी है, अपॉइंटमेंट ऑफ 4 एम्प्लॉयज़। 4 एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का क्या खर्चा है? कुछ भी खर्चा नहीं है, उनके इंटरव्यूज़ लिए और हो गया काम खत्म। इसमें तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुई, इसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में मेजर ही नहीं कर पाई। ठीक है ना? तो लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉयज़,
कोई भी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, ठीक है ना, और मैं लोगों को बाहर भी निकाल रही हूँ, तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन होती है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, पैसों के टर्म्स में, रुपीज़ के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। और जिन ट्रांजेक्शन को हम रुपीज़ के टर्म्स में, अब मेरे से अकाउंटेंट साहब होते हैं, दीपिका जी आपने 4 एम्प्लॉयज़ को रखा है, कितनी कॉस्ट में जो है वो इसको नोट डाउन करूँ, तो मैं कहूँ कि इसको बस क्या ही कर सकते हो आप, जो खर्चा हुआ है उसको बुक कर दीजिए। उनको हमने 10-10 रुपए की चाय पिलाई है और बस आप 10-10 रुपए की चाय जो है वो 40 रुपए का खर्चा बुक कर दीजिए, और तो कोई खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मॉनेटरी टर्म्स में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो मेजरमेंट में क्या आएगा, मेजरमेंट में हमारे पास आएगा कि कैन बी मेजर्ड, हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मेजर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, अगर वो क्वांटिफाई नहीं हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप हमें। चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। एग्जांपल हमारा क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ 4 एम्प्लॉयज, चेंज इन पॉलिसी, दोनों के लिए सेम एग्जांपल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, वही रिकॉर्डिंग आ गई, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि पहले 1 तारीख वाली बुक करूँगी, फिर मैं 2 तारीख वाली रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं 3 तारीख वाली रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं 4 तारीख वाली रिकॉर्ड करूँगी। इस तरीके से जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं जो है वो उसको रिकॉर्ड करती रहूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट। रिकॉर्डिंग के बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, समराइजेशन होती है, और समराइजेशन के बाद वो कम्युनिकेट किया जाता है किसको, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट मतलब जो डिसीजन लेते हैं। एंड अदर पार्टीज एक्सटर्नल टू द बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है ना, ताकि बिजनेस के लिए डिसीजन लिए जा सके। इसलिए ये सारा का सारा फाइनेंशियल डेटा जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है एक्सटर्नल पार्टी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है आगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, देखिए ये तो मुझे पता लग गया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मतलब अगर अब कोई पूछेगा ना कि अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या होता है, मुझे कैसे पता कि मेरा प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन में या प्रॉफिट की सिचुएशन में, कौन मुझे बताएगा, मुझे अकाउंट्स सॉरी, मुझे अकाउंट्स बताएगा कि वेदर आई एम इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन और इन द लॉस सिचुएशन। तो अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बताना, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बताना, और बताने के बाद एक डिसीजन लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अकाउंटिंग एम्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड्स, कि हमने एक एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है। कौन सी रिकॉर्डिंग की है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड की है। इंश्योर किया है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड हो, ताकि डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को, एक्सटर्नल पार्टीज़ को, या बिजनेस के जो ओनर्स हैं उनको हेल्प मिले। तो अकाउंटिंग का अगर मैं मेन ऑब्जेक्टिव बोलूँ तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू गेट टू नो whether the business are in profitable situation और नॉट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग कितने तरह की होती है, देखिए अभी आप अगर 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, या फिर आप सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, तो आपका पाला सिर्फ इसी से पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, जहाँ पे हमारा काम मेनली क्या रहेगा, बैलेंस शीट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। देखिए ऑब्वियसली आज अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो ये सारा का सारा हम अपन काम अपने आप कर देता है। जैसे आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल मेरी इतनी हुई है 15 लाख की, परचेज़ मेरी इतनी हुई है 10 लाख की, और मेरे को एक्सपेंसेस मेरे इतने हुए हैं 5 लाख के, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, मेरे को प्रॉफिट हो गया है, सॉरी ये 3 लाख का था, तो प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ 2 लाख का। तो ये मैंने क्या बना दी है, ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, ठीक है ना।
मेरे मालिक ने मेरे से पूछा, मैंने टैली को ओपन किया, टैली को ओपन करके मैंने जो है वो उसी टाइम बता दिया कि देखो जी मालिक जी, सेल इतने की हुई है, परचेज इतने की हुई है, एक्सपेंसेस इतने का हुआ है। तो मैंने एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट बना दी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज सिर्फ यही होता है कि बैलेंस शीट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सारे के सारे रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन को, ताकि जो एक्सटर्नल पार्टी है, बिजनेस के ओनर्स है, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, उन्हें पता लग सके कि बिजनेस की सिचुएशन अभी कहाँ है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम और भी जब हम आगे जाते हैं, जैसे अगर हम कहें कि अकाउंट्स को अगर आपने और भी बहुत बारीकी से देखना है तो आपको कहीं ना कहीं सीए में घुसना पड़ेगा, ठीक है ना। सीए में बहुत बारीकी में अकाउंट्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और भी स्ट्रीम्स होगी, बट क्योंकि मैंने सीए का रखा है तो मैं सीए के बारे में आपको अच्छे से बता पाऊंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद, क्योंकि इसके लिए अलग से डिग्री भी होती है सीएमए की, ठीक है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताती है? अब फैक्ट्रीज में माल बिक रहा है, फैक्ट्रीज में माल बन रहा है। अब माल बनने के बाद लोगों को कैसे पता, जो मालिक है उधर के, उनको कैसे पता कि यार ये इसकी जो वर्थ है वो 100 रुपये की है या 200 रुपये की है। मतलब लेट सपोज मेरे पास ये जो है ये है, ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट का मैं कितना रेट रखूँ, इसकी कॉस्टिंग कितने की आई है, इसमें मार्जिन में कितना ऐड करूँ, और मेरा प्रॉफिट कितने का हो, सब कुछ। तो कॉस्टिंग कि मैंने जो है ये चाय पत्ती है ये, अब चाय पत्ती मंगवाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, चीज़ वहाँ से मंगवाई, उनको मैंने इतना रुपये पे किया, तो कॉस्टिंग, इसकी कॉस्ट कितनी आई है, मैं इसमें कितना मार्जिन ऐड करूँ और कितने में मैं इसे बेच सकती हूँ। तो टू कंप्यूट कंपनी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कुल मिला के प्रोडक्शन करने से कितना टोटल मेरा खर्चा आया है, उसको हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से कंप्यूट। मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजर अकाउंटिंग का मतलब प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस स्पेसिफिकली फॉर इंटरनल यूज बाय द मैनेजमेंट टू एड इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है ना। रिपोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है ना, रेशोज को कंपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो मैनेजर अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल यूज़ के लिए होती है, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंसेज में हेल्प करती है। अगर हम अब आगे देखें तो छोटे से चलते हैं, पहले गवर्नमेंट अकाउंटिंग, मतलब जब गवर्नमेंट एजेंसीज की अकाउंटिंग की जाती है तो उसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जाती है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है ना। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग क्या कहते हैं? टैक्स अकाउंटिंग ये कहती है कि आपने ऐसी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का, उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अकाउंट्स में तो मैंने साफ साफ शब्दों में 3 लाख रुपए का जो एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में बहुत सारे खर्चे आपको अलाउ हो जाते हैं कि हाँ आप इसको अपना एक्सपेंस ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे खर्चे ऐसे भी होते हैं जिनके आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब मैंने मान लो कि 100 रुपये की 5 ट्रांजेक्शन कर दी। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेरे को एक खर्चा हुआ, एक्सपेंस नंबर 1 हुआ 100 रुपये का, एक्सपेंस नंबर 2 हुआ मेरे को 200 रुपये का, एक्सपेंस नंबर 3 हुआ मेरे को 500 हुआ, एक्सपेंस नंबर 4 हुआ मेरे को 700 रुपये का, और एक्सपेंस नंबर 5 हुआ मेरे को लेट सपोज 1000 का। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 3 5 3 8 8 15, 15 और 2 25, 2500 रुपये का मेरा खर्चा हुआ। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह रही है आपका 2500 का खर्चा है। लेकिन जैसे ही हम टैक्स अकाउंटिंग में जाते हैं ना, टैक्स अकाउंटिंग वाले अपने अलग खर्चे बताते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ये 100 रुपये का खर्चा, ठीक है आप अलाउ कर सकते हो। 200 रुपये का खर्चा, नहीं, इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, मतलब ये आप खर्चा क्लेम नहीं कर सकते हो। फिर मैं उन्होंने देखा 500 रुपये का खर्चा, नहीं नहीं ये खर्चा भी आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि खर्चे जितने ज़्यादा होंगे प्रॉफिट उतना ही कम होगा। तो 700 रुपये, अच्छा ये मिल जाएगा आपको। 1000, नहीं नहीं ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो उन्होंने मेरे सिर्फ 2 खर्चे अलाउ किए, एक 100 रुपये वाला और एक 700 रुपये वाला। इसका मतलब कि 800 रुपये का ही खर्चा अब मैं क्लेम कर सकती हूँ। अब लेट सपोज मेरा जो है वो 5000 रुपये का ग्रोस प्रॉफिट बन रहा था, लेट सपोज, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे ये कहती है कि मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 5000 में से 2500 तो मेरा एक्सपेंस हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ, 2500 का। लेकिन टैक्स अकाउंटिंग मुझे क्या कह रही है, टैक्स अकाउंटिंग कह रही है दीपिका जी 5000 में से आप सिर्फ 800 रुपये माइनस कर सकते हो, बाकी 4200 रुपीज़ जो है वो आपकी इनकम है, और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे बहुत सारे खर्चे जो है उनको कैंसिल आउट कर दिया,
ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, देखो 4200, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपने खर्चे होते हैं, वो अपने खर्चे बताते हैं कि हाँ आपको इसका मिलेगा, नहीं इसका नहीं मिलेगा आपको खर्चे का, क्योंकि जितने ज़्यादा खर्चे होंगे उतने कम प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसलिए टैक्स अकाउंटिंग अलग ही तरीके से चलती है, उसके अपने खर्चे होते हैं और उन खर्चों के अकॉर्डिंग ही हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स अकाउंटिंग किस चीज़ में डील करती है? प्रिपरेशन ऑफ द टैक्स रिटर्न्स फॉर द फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशन एज पर द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना। अब हमारे पास लास्ट में बता फोरेंसिक अकाउंटिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। यूज़ ऑफ द अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स। अगर आपको अकाउंटिंग आती है, आपको ऑडिटिंग आती है, आपको इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स आती है, तो आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कीजिए, लीगल प्रोसीडिंग में आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। और अगर आप कॉमर्स फील्ड में और आगे जाते हो तो आपको मेनली, अगर मैं सीए की बात करूँ तो सीए में मेनली आपके पास 3 अकाउंटिंग आएगी, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग और एक टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यही तक, ठीक है ना। और इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स के अब मैंने बेसिक समझ लिए, ठीक है ना, कि अकाउंट्स क्या होता है। अब तो ये निकल नहीं सकता हमारे माइंड से, लेकिन अब हम अगली क्लास में इसको समझेंगे कि 4 पिलर, कहते हैं ना कि कुर्सी के 4 पैर होते हैं, एक भी पैर टूट गया तो वो कुर्सी स्टेबल नहीं हो पाएगी, वैसे अकाउंटिंग के 4 पिलर होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, जिसको हम अगली क्लास में पूरा अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ेंगे, समझेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।